आज ये स्मैकडाउन का रिव्यू तो क्या ही बोलूं, रैंट होगा क्योंकि ऐसा तो नहीं चलेगा भाई यार काम। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज स्मैकडाउन के शो के बारे में। सारी चीजें आपको इस वीडियो से जानने को मिल जाएंगी, बस वीडियो के साथ जो है चिपके रहना। और आज जो है दूसरी वीडियो भी आ रही है चैनल पर ठीक 1:30 पर, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। 7 years ऑफ रेसल चैटर। सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो होती है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के साथ। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ। मतलब और WWE के पास दूसरा कोई रास्ता लगा नहीं कि कैसे केविन ओवेंस और ये जो कोडी रोड्स की फ्यूड है इसमें थोड़ी सी गर्मी पैदा की जा सकती है, जो कि WWE के फॉर्मेट में हमेशा ही ऐसे रहता है कि जब भी कोई दो बंदों को लड़ना उनको साथ में टैग टीम में डाल दो। इसमें यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। ग्रेसन वॉलर शो की स्टार्टिंग होती है, जो ग्रेसन वॉलर है वॉलर इफेक्ट की स्टार्टिंग होती है। कोडी रोड्स को वो वेलकम करते हैं और कोडी रोड्स अपनी वो पूरी शाही एंट्रेंस मार रहे थे। ग्रेसन वॉलर कहता है हो गया, चल चल आ जा, रहने दे, अभी तो तुझे अपनी एंट्रेंस कुछ मैच वैच करना है क्या तेरे को, यहाँ पे तेरे को बात ही तो करनी है। वो उनको जो है उसके उनकी पूरी एंट्रेंस ही सही से नहीं होने देते। उसके बाद ग्रेसन वॉलर ने एक जगह पे और मजाक उड़ाया कोडी रोड्स का, जो कोडी रोड्स का कैच फ्रेज है व्हाट डू यू वांना टॉक अबाउट। तो जैसे वो सो बोलते हैं उसके बाद सिटी का नाम बोल के खुद ही ग्रेसन वॉलर ने उस चीज को कंटिन्यू कर दिया। वो कहते हैं चल भाई अब आके बैठ जा, आराम से बात करते हैं। कोडी रोड्स का मूवी भाई देखने लायक हो रहा था कि मैं जो करना चाह रहा हूं मुझे वो करना है, कोई नहीं मिल रहा। इसके बाद ग्रेसन वॉलर ने कोडी रोड्स के ऊपर सारे ब्लेम डालने शुरू कर दिए। वो कहते हैं कि तू क्या केविन ओवेंस को या रैंडी ऑर्टन को अपना दोस्त मानता, भाई तू तो उसका यूज कर रहा था ब्लड लाइन की स्टोरी के लिए। अब देख तू कैसे, तेरे पास चैंपियनशिप है, तू मजे में घूम रहा है, तुझे बाकी लोगों के बारे में कोई केयर ही नहीं है। इस पर कोडी रोड्स केविन ओवेंस को अप्रिशिएट करते हुए बोलते हैं, मतलब उनकी तारीफें करते हैं, जो कहते हैं मेरे ओपोनेंट भी होने वाले हैं बैशन बर्लिन में। वो कहते हैं कि ये बंदा तब से ब्लड लाइन से लड़ रहा है जब से मैं कंपनी में भी वापस नहीं आया था। और बैशन बर्लिन के वो अपने केविन ओवेंस के मैच की बात करते हैं और साथ में उन्होंने सीधा सीधा जो सारा है ना जो ग्रेसन वॉलर ये बनाने की कोशिश कर रहे थे कुछ, उसको डाल दिया ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। वो कहते हैं मैं कम से कम यूज तो नहीं कर रहा था, भाई तू तो यूज कर रहा है। हम सारे लोग यहाँ पे बैठ के बस अब वेट ही कर रहे हैं कि ऑस्टिन थ्योरी कब वो चीज करे जो कि हम सारे लोग देखना चाहते हैं। मतलब जो उधर वो ट्रबल खड़ी करना चाह रहे थे केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के बीच में, उल्टा कोडी रोड्स ने वो उधर ही डाल दी। लेकिन ग्रेसन वॉलर पूरी तैयारी के साथ आए थे भाई। उन्होंने एक पूरा वीडियो पैकेज दिखा दिया। कहते हैं तेरे पे ही कहीं टर्न ना हो जा भाई, तो हमारी क्या बात कर रहा है। उस वीडियो पैकेज के अंदर केविन ओवेंस ने अपने WWE करियर में जिन जिन सुपरस्टार्स के ऊपर टर्न किया हुआ, जैसे कि जेरिको वहां पर थे, सैमी ज़ेन थे, वो सारे नाम वहां पर थे। जेरिको को वैसे दिखाया, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि वो इस समय ऑल एलीट रेसलिंग का पार्ट है। वैसे आई थिंक पहले भी दिखा चुके हैं, जब आपको पता है किसी को क्या हुआ था, किसी रे मिस्टीरियो और जॉनसन का कुछ तो हुआ था सेलिब्रेशन, वहां पे वीडियो दिखाई दी AEW के सुपरस्टार्स की। तो बहुत कुछ नया भी नहीं लेकिन थोड़ा सा रेयर है। अभी जब वीडियो पैकेज चला तो कोडी रोड्स थोड़े से आ गए सच में कि यार हाँ यार बंदा बोल तो सही रहा, हो कुछ भी सकता है। केविन ओवेंस का म्यूजिक हिट होता है, केविन ओवेंस जैसे ही आते हैं उसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया सीधा कोफी किंगस्टन को कि ठीक है जो बंदों के साथ मैंने किया सैमी ज़ेन जेरिको ये सब ये डिजर्व करते थे, बस कोफी किंगस्टन नहीं करता था, तो मैं उसके लिए अपोलोजाइज कर सकता हूं। और निक ऑल्डिस के साथ, मतलब निक ऑल्डिस और केविन ओवेंस के बीच की जो बातें थी वो बड़ी फनी लगी मुझे। उन्होंने आगे मैच तो सेटअप कर दिया टैग टीम का मेन इवेंट के लिए और होता कुछ ऐसा है कि निक ऑल्डिस से पूछते भाई क्या थोड़ा सा टाइम और बचा है कि मैं जाके इनको मार लूं, तो निक ऑल्डिस बोलते ठीक है कर सकते हो बट मेक इट क्विक, जल्दी से जाके करो। और उसके बाद उन्होंने मारा जाके और फिर उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर वहां से चली जाते हैं। ये बहुत प्रिडिक्टेबल सी चीज थी और मैं कुछ बहुत अलग नहीं निकालूंगा यहाँ से केविन ओवेंस और कोडी रोड्स की फ्यूड में। सही बताऊं, एक वो हील टर्न वाली जो चीज है वही थोड़ा सा इंटरेस्ट दिला रही है, वरना ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है इसमें। विंस मैकमैन जो कई मौकों पर चलते हैं कि एक बेबी फेस को बेबी फेस के सामने नहीं डालना चाहिए, वो बात पता चलती है ऐसी फ्यूड से। एक बार को हील वर्सेस हील बहुत वो भी बढ़िया हो सकता है, लेकिन बेबी फेस वाली चीज थोड़ी सी वर्क नहीं करती है। एटलीस्ट इस केस में मैं इतना इन्वेस्टेड नहीं हूं। अभी थोड़ा सा भी और बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन नेक्स्ट चीज होती है एले नाइट वर्सेस सांतोस एस्कोबार के बीच में, जो कि फाइनली इनका था यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच। और ये वाला मैच आज डिसअपॉइंट नहीं करेगा आपको। अब इस रिव्यू में मैं तो ज्यादा इस मैच के बारे में बात करूंगा नहीं, आप उसको जाके देखना तो वो अच्छा लगेगा। लेकिन वो मूव बड़ा अच्छा लगता है जो एले नाइट मिड रोप से टॉप रोप पे कूदते हैं, उसके बाद वहां से एल्बो ड्रॉप लगाते हैं, BFT भी वो लगाते हैं। मैच शुरू होने से पहले ही वो हुम्बर्टो करियो ने, एंजल गार्जा ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, इसकी वजह से वो डोमिनेट कर लेते हैं थोड़ा सा। बट स्टिल मैच में जो विक्ट्री है वो एले नाइट को ही मिलती है, वो स्टिल आपके यूएस चैंपियन है। और शायद ट्रिपल एच ने उन बातों को सुन लिया है जो कि लोग कंप्लेन कर रहे थे बैश इन बर्लिन में कम मैच होने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक मैच तो आज ऐड किया ही, उस मैच के ऊपर आएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन एले नाइट का ओपन चैलेंज भी होने वाला है यूएस चैंपियनशिप के लिए एट बैश इन बर्लिन। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा वो क्वेश्चन मार्क
आप बोल सकते हो बन चुका है कि कौन होने वाला है एलए नाइट का ऐसे जो ओपन चैलेंज में आके उनको चैलेंज करेगा। जॉन सीना ने आपको पता है यूएस टाइटल के साथ इसको पहले बहुत पॉपुलर किया था। बैक स्टेज हमको कार्मेलो हेयस और अंद्रादे का भी एक सेगमेंट देखता है जहाँ पे कार्मेलो हेयस उल्टी सीधी बातें बोल रहे होते हैं अंद्रादे के बारे में। अंद्रादे लिटरली वहां पे आ गए तो कार्मेलो की थोड़ी फट भी जाती है। आई थिंक इनका चौथा मैच भी होने वाला है दोबारा से, जैसा कमेंट्री से वो टीज कर रहे थे। और बाद में कार्मेलो बोलते भाई जब मैं बोल रहा हूँ तो दरवाजे तो बंद कर दिया करो जरा। अरे भाई जब मतलब किसी के बारे में उल्टा बोल नहीं है तो फिर डर क्यों रहे हो। तो ऐसा करके इन्होंने जो है चौथे मैच की तरफ भी जो चीजें हैं वो सेटअप करनी शुरू कर दी हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है शो पर भाई मैं मतलब मेरा अगर मैं दिमाग से जल्दी पागल हुआ तो वो हो सकता है ऐसी चीजों की वजह से हो। ये क्या इन्होंने 6 वुमेन टैग टीम मैच बना दिया, एल्बा फायर, आइला डाउन, बिलेयर डेवनपोर्ट, उधर से नेओमी और जेड कारगिल, बियांका बिलेयर। ठीक है मैच वैच से ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलोगे क्या ही दिखा दिया, मैच ठीक ही था, लेकिन इसका क्या मतलब इतना पर्पज है। बैश एंड बर्लिन में इन्होंने विमेन्स टैग टीम मैच डाल दिया। अब इस बात को मैं मानता हूं कि चैंपियनशिप मैचेस को मिलनी चाहिए जगह, तब उनकी इंपॉर्टेंस होती है। कल वाली वीडियो में मैं यही बोल रहा था, लेकिन इस चीज के पीछे तो मुझे कोई ऐसी स्टोरी भी नहीं दिख रही कि क्यों हो रहा है। लिटरली अगर ये चीज शो पर ना भी हो तो मुझे नहीं लगता किसी को भी फर्क पड़ने वाला है कि इसका क्या मतलब है। जस्ट ऐसे ही था कि शो वैसे ही बहुत एवरेज सा है, उसमें एक आध चीज अगर तुम ऐसे घुसेड़ दो जिसमें इंटरेस्ट ना हो तो फिर वो बेकार सा मामला हो जाता है। सिमिलरली जैसे शो पूरा एवरेज हो लेकिन सिर्फ एक बढ़िया चीज हो जाए तो मजा आ जाता है उसको देखने में, और मैं बोलूंगा आज के शो में वो चीज मिसिंग थी। अब शो की सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है, और मैं सही बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ये ओपिनियन लगे कि मतलब मैं अलग फॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोडी रोड्स से ज्यादा इस समय सोलो सिकोवा को देखने में इंटरेस्ट आ रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो सोलो सिकोवा की वजह से है या मुझे पता है इसमें रोमन रेंस फ्यूचर में आने वाले हैं इस वजह से, बट जो भी है सोलो सिकोवा ने आज आके कुछ मस्त बातें तो बोली हैं। नंबर 1 भी वो है, नंबर 2 भी वो है, नंबर 3 भी वो है। आज प्रोमो वैसे अगर अच्छे से डिकोड करें तो सोलो सिकोवा ने बहुत बढ़िया बोला। सोलो सिकोवा रिंग में आते हैं पूरी ब्लड लाइन के साथ, वो आए थे, अभी टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होने वाला था। सोलो सिकोवा आके सबसे पहले तो एक्नॉलेज मी बोलते, सारे लोग उनको बू कर रहे थे। वो बोलते हैं आई एम नंबर 1 और जो तुम्हारा ओटीसी है इज DONE। पहले मैंने सोचा ये कौन सी टर्म है, फिर पता चला ओ ये बंदा बोलना चाह रहा है तुम्हारा ओटीसी गया, वो डन हो चुका है, वो नहीं आने वाला। ऐसा करके उन्होंने अपने आप को नंबर 1 बोला कि वही ट्राइबल चीफ है। अब वो बोलते हैं कि वो नंबर 2 भी है, और नंबर 2 इसलिए है कि फर्क नहीं पड़ता कि कोडी जीत रहा है या केविन ओवेंस जीत रहा है, बैश एंड बर्लिन में तुम कुछ भी करो, नेक्स्ट मैं ही हूं और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को मैं लेके आने वाला हूं। उसके बाद वो बोलते हैं कि नंबर 3 भी वही है। वो नंबर 3 ऐसे हैं क्योंकि इससे पहले कोडी रोड्स के पास, अभी कोडी रोड्स के पास टाइटल है, उससे पहले रोमन रेंस के पास है, तो थर्ड बंदे वो बनने वाले हैं जो कि ब्लड लाइन में लेके आएंगे अब फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, और इस बार वो चैंपियन होंगे ना कि रोमन रेंस। जेकब फार्टू को वो स्टेप अप करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं ये वाला जो टाइटल है वो तो टोंगा लोआ को पकड़ा दे। वो टाइटल जेकब फार्टू के पास जो अब तक था, ऐसा लग रहा है कि जो हम कह रहे थे कि फ्री बर्ड वाला रूल है, वो टाइटल जो है ये आपस में कोई भी 2 बंदे मिलकर डिफेंड कर सकते हैं, बट शायद ऐसा लग रहा है कि जेकब फार्टू पूरे सिनेरियो से ही बाहर हो चुके हैं, ऐसा देख के लगा। और शायद एक टीज भी है कि सोलो सिकोवा और जेकब फार्टू के बीच में भी आगे जाके कुछ कांड होने वाला है। होता कुछ ऐसा कि वो बोलते हैं जेकब फार्टू ये टाइटल तो टोंगा लोआ को देते, और टोंगा लोआ को जैसे दिया तो यू कैन नॉट रेसल के वहां पे चैंट लग रहे थे, तो टोंगा लोआ को भी आज जो है थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट मिल गई है फैंस की तरफ से। इसके बाद वो बोलते हैं कि अगर तुझे मेरा इन्फोर्सर बनना है तो तू चैंपियन नहीं हो सकता है, ये इस वजह से कि फिर उनको ड्यूटीज वहां भी फुलफिल करनी पड़ेंगी। फिर सोलो सिकोवा अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कैसे जेकब फार्टू का यूज कर सकते हैं। ये वैसा ही जैसे रोमन रेंस का नार्सिसिस्टिक बिहेवियर था कि वो कहते तो थे कि वो फैमिली के लिए चल रहे हैं, लेकिन हमेशा ही उन्होंने सिर्फ खुद के बारे में सोची, और यही ट्राइबल चीफ करता है जब वो अपने नेगेटिव कैरेक्टर में है। एंड ऑब्वियसली अभी इसको सोलो सिकोवा प्ले कर रहे हैं। इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाते हैं, वी वांट द स्मोक कहते कहते उन्होंने अपना वही जो हमेशा का डायलॉग है वही चिपकाया। एंड देन यहाँ पे टैग टीम मैच होता है टोंगा लोआ एंड टामा टोंगा। जी हाँ, आज टोंगा लोआ ने स्मैकडाउन में रेसल किया अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स। मैच ही बढ़िया था, ऐसे कुछ बहुत खास तो लगा नहीं कि टोंगा लोआ ने कुछ अतरंगी सी चीज कर दी हो लेकिन वो कुछ भी करे वो लगता अतरंगी ही है। वो मॉन्टेज फॉर्ड की जो डाइव है कॉर्नर पे वो जो लगाते हैं वो हमेशा ही उतनी बढ़िया लगती है। जेकब फार्टू जो कि थे रिंग साइड पर, बट जब सोलो सिकोवा ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो इसकी वजह से उसी वॉकिंग बूट से दोनों को उन्होंने सुपर किक मारी है। एंड में जाके फिर टामा टोंगा ने जो है इस चीज का एडवांटेज लिया और पिन करके फिलहाल तो ब्लड लाइन ने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। पहले मुझे देख के ऐसा लगा था कि भाई जो चैंपियनशिप है वो नहीं है जेकब फार्टू वाली साइड में, टोंगा लोआ करे तो क्या पता है टाइटल हार भी सकते हैं, लेकिन वो चीज हुई नहीं है। इसके बाद उन्होंने जो अटैक करना कंटिन्यू रखा, DIY आ जाते हैं, लेकिन क्यों ही आए भाई तुम जब तुम्हें पता है जेकब फार्टू वहां पर है। ऐसा लगता है कि मीट इन द मिडल सोलो सिकोवा खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जेकब फार्टू ने जो है दोनों को बिल्कुल कॉर्नर में ऐसे बजा दिया, सुपर किक भी लगा दी, सब कुछ
कर दिया, समवन ड्रॉप भी लगा दी, तहस नहस कर दिया। और जेकब फाटो जब रिंग में खड़े होते तो लगता है इस बंदे से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि ये बंदा अगर थोड़ा सा भी इसकी सटक गई तो भाई ये काम खराब कर देगा तुम्हारा। बैक स्टेज से एक फनी चीज होती है, वो जो क्राउन है नाया जैक्स का वो टूट चुका है और नाया जैक्स कह रहे इसे ठीक कर दो तुम जल्दी से। और टिफनी की वो जो एक्टिंग है, जैसे वो डर डर के रहती है नाया जैक्स के सामने, वो बहुत बढ़िया लगता है। इनकी वो जो केमिस्ट्री है वो बहुत बढ़िया है। चेल्सी ग्रीन पाइपर नेवन भी खड़ी होती है वहां पे, जो कि दिखाती ऐसा है कि वो नाया जैक्स से छुप के बात करिए, लेकिन वो सारी बातें ऐसे बोलती है कि नाया जैक्स को सुनाई पड़ जाए। एंड चेल्सी ग्रीन की जो एक्टिंग है वो भी हमेशा ही जो है बढ़िया रहती है। अब देखो हमेशा मैचेस नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसा सेगमेंट भी आपको बढ़िया लगेंगे। मुझे तो ये बहुत सही लगा है जो फनी वाला एंगल ऐड करते हैं। अब आता है शो का मेन इवेंट, कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन थ्री एंड ग्रेसन वॉलर। कभी कभी देख के लगता है भाई क्रिएटिव चीजों की शायद WWE के पास कमी पड़ गई, क्योंकि हमेशा वही तुम्हारी कहानी, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, टैग टीम मैच ही बना देते हैं। अब मैच ऑब्वियसली ये अच्छा ही होने वाला था, इस मैच से कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये बेकार था। हॉट टैग जो हमने केविन ओवेंस का देखा भाई, बिल्कुल ही पागल हो गए, रिंग साइड पे ही वो मारने लग गए दोनों को। स्वॉनटॉन भी उन्होंने लगाया, सेंटॉन भी उन्होंने लगाया। लेकिन मैं सही बताऊं, आज स्मैकडाउन में ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता है यार। अगर आपने आज का शो नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर दिया। ये वीडियो ही सही बताऊं आपके लिए काफी हो जाएगी। एवरेज था ये, कुछ बेकार चीजें भी निकाल सकते, लेकिन वो बढ़िया चीजों की जो आदत हो गई है उसकी वजह से वो रॉ से तो भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसका। और रोमन रेंज भाई तुम जल्दी से आ जाओ, अभी तो नेक्स्ट जो एपिसोड होगा स्मैकडाउन का वहां पर भी नहीं रोमन रेंज आएंगे, बैशन बर्लिन से पहले, क्योंकि वो है। उसके बाद 13 सितंबर में एक उम्मीद थी, अभी वहां से भी उन्होंने हटा दिया। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि 6 तारीख के एपिसोड में भी रोमन रेंज के आने की पॉसिबिलिटी है, अगर आपके प्रेयर्स जो है इनफ हैं और भगवान उस चीज को सुन लेते हैं। क्योंकि बिना रोमन रेंज के तो स्मैकडाउन क्या चल रही है मुझे लगता नहीं। इस रिव्यू को पूरा बताने के बाद अब मुझे और कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है। कोडी रोड्स ने अपना क्रॉस रोड्स हिट कर दिया, इसके बाद केविन ओवेंस ने पॉप अप पावर बम लगाया, पिन किया और केविन ओवेंस कोडी रोड्स से जीत गए। लेकिन एक हिंट मिलता है हमको, और वो कुछ ऐसा था कि केविन ओवेंस ऐसा लगता है बेल्ट लेके कोडी रोड्स को मारने की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन कोडी रोड्स ने शायद देख लिया, इसकी वजह से बस वो बेल्ट मारने की बजाय कोडी रोड्स के हाथ में देके आगे चले जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने हक भी कर लिया। तो टीज किया केविन ओवेंस ने पूरा ऐसा, लेकिन शायद कोडी रोड्स ने देख लिया था, इस वजह से शायद उन्होंने ये वाला कदम नहीं उठाया। बाकी वेट करो आज दिन वाली वीडियो का, ठीक 1:30 बजे आने वाली है वो। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक के लिए लेते रहो जिंदगी के मजे।